स्वागत है आप सभी का। तो जो हमने प्राचीन भारत के इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्वेश्चंस की सीरीज़ देखी, वो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उन्हें आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। और आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, हर वीडियोज़ में अबाउट 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे और सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। तो पूछ रहा है श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। जो श्रीरंगपट्टनम किला है ये कर्नाटका में पड़ता है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1454 में तिम्मन नायक द्वारा करवाया गया था। तिम्मन नायक द्वारा, शासक के द्वारा 1454 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम किले का निर्माण कर्नाटक में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो यहाँ पे ये किस होगा, मतलब वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो कौन सी लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, और इसमें जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो अगर बात करें अलीवर्दी खान की, तो अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान के बाद। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो अलीवर्दी खान जो थे सिराजुद्दौला के नाना थे। इन्होंने 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया। और एक तरह से कहा जाए तो जो सिराजुद्दौला थे ये बंगाल के एक तरह से अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। इसके बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये कब लड़ी गई, अगर इसकी हम बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। और इसमें अगर हम बात करें तो ये मराठा साम्राज्य की ओर से सदाशिवराव भाऊ पेशवा लड़े थे और दुर्रानी साम्राज्य की ओर से अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी जो था ये लड़ा था। तो इनकी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें मराठों की हार हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वाडियारों का शासन हो गया था। वाडियार वंश का शासन मैसूर पर हो गया। कब, जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लड़ा गया। चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था जो कि 1799 में लड़ा गया, इसमें टीपू सुल्तान जो थे उनको हरा दिया गया और उन्हें मार डाला गया। इसके बाद वाडियार वंश जो था, वाडियार वंश को पुनः मैसूर की गद्दी पर इनको स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1756 में अलीवर्दी खान के बाद खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान जो कि नाना थे सिराजुद्दौला के, इन्होंने बंगाल पे सिराजुद्दौला को नवाब बनाया, परंतु ये एक अंतिम स्वतंत्र शासक थे। उसके बाद से बंगाल पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 में। जो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया और इसी ने स्थायी पुर्तगाली शासन की भी नींव रखी थी। तो कौन थे, गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर, जो कि गोवा पर कब्जा इन्होंने 1510 ईस्वी में कर लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 में। 1818 में क्या हुआ कि जो युद्ध हुआ एंग्लो मराठा, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ, इसमें जितने जो पेशवा थे उन्होंने ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाकी जितने भी मराठा थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश के सामने इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व क्या हुआ? समाप्त हो गया तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुवाली का युद्ध। सुवाली के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। जब कब हराया था ये भी ध्यान रखिए, 1612 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी छोटी नौसेना भी यहाँ पे स्थापित की थी। अंग्रेजों ने छोटी सी अपनी नौसेना भी बनाई थी इस युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली जो शाह थे ये अवध के अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो लंबे समय तक इनका जो राज्य था वो एक अंग्रेजों के साथ संधि के तहत चल रहा था, संधि के तहत संरक्षित था। तो वाजिद अली खान जो थे ये अवध के अंतिम नवाब थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए। तो जो पुर्तगाली थे, अगर हम इनकी बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को वह दिनांक है जब पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया गया और इस समर्पण दस्तावेज पर इसी दिन हस्ताक्षर किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो मैंगलोर की संधि थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि की गई थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसी के तहत क्या हुआ, जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाट गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1779 में। 1779 में क्या हुआ कि जो वाट गांव का सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुजा उद दौला जो थे इन्होंने जो रोहिल्ला थे उनको हराया था। अगर रोहिल्ला की बात करें तो रोहिल्ला उन अफगान हाईलैंडर्स को कहा जाता है जो कि उत्तर भारत में रोहिलखंड में बसे हुए थे। तो ये अफगान होते थे, अफगान लोग होते थे जो कि रोहिलखंड में बसे हुए थे, इन्हें रोहिल्ला कहा जाता था। और इनको जो शुजा उद दौला थे उन्होंने 1774 के युद्ध में इनको हराया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कलकत्ता की स्थापना जो की गई वो चारनाक को थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व को इन्होंने स्थापित किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकट। पुलिकट जो जगह है यहाँ पे डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। इनकी उपस्थिति भारत में कब से कब तक रही थी? 1605 से 1825 के बीच तक इनकी उपस्थिति रही थी भारत में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमोरिन। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, जो कि सबसे पहले उसने समुद्री मार्ग की खोज की भारत की, और वो भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में, तो उसका कालीकट नामक स्थान पर ये पहुंचा और वहाँ के राजा थे जमोरिन। इन्होंने इसका भव्य स्वागत, हिंदू राजा थे और इन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जो डुप्ले थे ये एक तरह से पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल थे। इन्होंने कंपनी को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बनाने का अपना पूरा प्रयास
किया था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि इनको 1754 ईस्वी के आसपास इतना बेबस कर दिया गया कि इनको फ्रांस वापस जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मतलब इस टाइम मुगल सत्ता को कौन संभाल रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, जिसको कि शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जानते थे। तो ये भी ध्यान रखिए, अली गौहर जो कि शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये उस टाइम दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो थे, ये एक तरह से पहले पुर्तगाली वायसराय थे और इन्होंने ही क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। अगर हम इस नीति के बारे में जानें थोड़ा सा, ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या इनकी, तो इनके अनुसार इस नीति का मतलब था कि पुर्तगाली जो होंगे इन्हें ही हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति इनकी ही होनी चाहिए। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की कि हिंद महासागर है और अरब सागर जो है इसमें एकमात्र व्यापारिक शक्ति जो होगी वो पुर्तगालियों के पास ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसमें अगर हम बात करें, फ्रांसीसी जो थे ये सूरत में अपना पहला कारखाना लगाए थे और दूसरा कारखाना इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। इन्होंने दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त किया था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पांडुचेरी को पुडुचेरी जिसके अंदर कहते हैं, तो ये किसके द्वारा प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से 1673 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी को प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो हमने ये क्वेश्चन देखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर में ही वाडियार वंश का शासन था। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो भी वाडियार वंश दोबारा से स्थापित हो गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो अगर इनकी हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। पुडुचेरी जो थी वो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। अगर हम बात करें तो 1674 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसवा मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पुडुचेरी को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और बाद में इसे ही फ्रांसीसी उपनिवेश का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन गई और इसे राजधानी के रूप में चुना गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया? तो 1799 ईस्वी में हवा पैलेस जो कि हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा। अगर हम बात करें और इसका डिजाइन जो किया गया था, ये ध्यान रखिए कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका डिजाइन जो किया गया था लाल चंद उस्ताद के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। लाल चंद उस्ताद के द्वारा हवा महल का डिजाइन किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें जयपुर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज जंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। मतलब ये जो सफदर जंग का मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ये जो मकबरा है ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए इनको शाही नोटिस दे दी गई और इनकी अगर बात करें तो प्रारंभ में इसे मुगल इंडिया और ईस्ट इंडिया के साथ शुरू में हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ही बनाया गया था। शासन करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिख सेना कहलाती थी। सिख सेना को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खालसा। सिख सेना को खालसा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद साहब जी ने लगभग 80,000 खालसा की सेना तैयार की थी। तो इसको भी याद रखें, सबसे ज़्यादा मतलब ये सेना जो तैयार की गई खालसा की वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा तैयार की गई थी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो किसने समुद्री मार्ग का खोज किया था? ये तो बहुत ईजी है, पुर्तगालियों द्वारा 1498 में वास्को डी गामा, जो कि कालीकट पे पहुंचा था। तो इसका सही आंसर पुर्तगाली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नामक जो पहला अंग्रेजी जहाज था, ये भारत में आया था। इसको ब्रिटेन में बनाया गया था 1595 में, और इसका अगर थोड़ा सा कब बनाया गया था? 1595 में बनाया गया था। इसका प्रारंभिक नाम स्पेनिश मैन था। इसका प्रारंभिक नाम, जो ये रेड ड्रैगन है, इसका पहले जो नाम था वो क्या था? स्पेनिश मैन था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको बताना है आंसर। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसके आंसर जो ऑप्शंस हैं वो वास्को डी गामा, अमुद सेन, क्रिस्टोफर और जॉन काबोट। तो उम्मीद करती हूँ इसे आप ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।